हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स टी एस गिरेवाल के वॉल्यूम 1 टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस करता है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसे हमें थ्रू आउट पार्टनरशिप याद रखना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के ऊपर ही बाकी के सारे चैप्टर्स बेस्ड हैं, इसलिए इस चैप्टर में जो कुछ भी सिखाया गया है या जो कुछ भी डिस्कस किया जाएगा वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरीके से इस्तेमाल होता रहेगा। सो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बिजनेस फॉर्म है। जैसे कि क्लास 11th में हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है जो पूरे बिजनेस को संभालता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का डायमेंशन बढ़ता जाता है तो उसे और भी उस बिज़नेस को करने के लिए और भी कैपिटल की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। तो उस कारण एक नए तरीके का बिज़नेस उभर कर सामने आता है जिसे हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस कहते हैं, जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से एक से अधिक लोगों को मिल करके ये काम करना होता है। और जो डेफिनेशन दिया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में, वो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक से अधिक लोग मिल करके उस बिजनेस को कर रहे हैं और उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। तो आप यहाँ इस बात को याद रखिए कि अगर 4-5 लोग या एक से अधिक लोग मिल करके कोई बिजनेस जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट कमाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ज़्यादा लोग मिल करके एक बिजनेस कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे उस बिजनेस में काम करते हों या उसका मैनेजमेंट देखते हों। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं और बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति पूरा बिजनेस संभाल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके पूरे बिजनेस को संवार रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत तो है ही। अब रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा या मटेरियल नहीं होता है, रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। तो जो पार्टनर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ काबिलियत है, तो वो इस तरीके से अपने अपने काबिलियत के हिसाब से अपने बिजनेस में वो योगदान देते हैं और बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो जितने लोग भी मिल करके बिजनेस कर रहे हैं उन प्रत्येक व्यक्ति को हम पार्टनर कहते हैं, और कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को मिला करके फर्म कहा जाता है। सो फर्म जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस को का ही नाम है, तो हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और प्रत्येक पार्टनर, प्रत्येक पार्टिसिपेंट जो है, प्रत्येक बिजनेस को करने वाला जो साझेदारी की गई है उसे हम पार्टनर कहते हैं। अब हम देखते हैं एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक अकेला व्यक्ति को हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं कह सकते, ये फर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल है और वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है, और दोनों के बीच में अनुबंध होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 2 तरीके के लोगों को किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध में शामिल होने से मना किया गया है। वो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पहला है तो, और दूसरा है पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ।
सो फर्स्ट कैटेगरी जो है जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है या वो सही फाइनेंशियल या सामाजिक निर्णय नहीं ले सकता है, दिमाग उसका सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा है पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कानून का उल्लंघन किया है, और तो कानून का उल्लंघन मतलब समाज विरोधी काम हो गया, और ये फाइनेंशियल नेचर का भी हो सकता है, सोशल नेचर का भी हो सकता है। तो ऐसे भी व्यक्ति को किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात इसमें जो ध्यान देने वाली है वो है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो वयस्क नहीं है, मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई बालक या बालिका जो है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो इसके बारे में भी लॉ में लिखा हुआ है कि हालांकि एक माइनर को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार नहीं होता जब तक वो मेजर ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसे पार्टनर बनाया जा सकता है। और वो एक ऐसा पार्टनर होगा जो फर्म के प्रॉफिट में तो साझेदारी करेगा, परंतु फर्म के नुकसान में वो साझेदारी नहीं करेगा। मतलब वो प्रॉफिट को तो गेन करेगा, अपने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को वो रिसीव करेगा, लेकिन अपने पोर्शन ऑफ लॉस को वो रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि वो एक माइनर है, अवयस्क व्यक्ति है। लेकिन तब क्या होगा जब वो वयस्क हो जाएगा, है ना, उम्र बढ़ने के साथ वो 18 साल की उम्र वो पार भी करेगा। तो जब वो पार करेगा उसके लिए एक्ट में लिखा हुआ है अ माइनर पार्टनर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 months ऑन बिकमिंग मेजर। अब वो मेजर बनने के बाद 6 महीने के अंदर या तो वो पार्टनर बनने की सहमति दे देगा या वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देगा। If he or she does not so decide, he or she becomes liable for all the actions since he or she become partner। अगर वो ऐसा नहीं करता है, 6 महीने के अंदर वो घोषणा नहीं करता है कि मैं पार्टनर हूं कि नहीं हूं, और वो बना रहता है, इसका मतलब है कि वो पार्टनर बनने को स्वीकार करता है, और जो कोई भी डिसीजन फर्म लेता है उसमें अब ये भी जिम्मेदार होगा। अब वो माइनर नहीं रहा, अब वो मेजर हो गया है। तो एज अ रिजल्ट अब जितने भी एक्शंस होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फर्म साइन करेगा, जो भी काम ये करेंगे फर्म के हैसियत से, उसमें अब ये मेजर पार्टनर के रूप में वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो हमें पता है 2 है, 2, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 मौन है, वो कुछ भी सजेस्ट नहीं करता है। लेकिन इसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में कुछ लिखा हुआ है, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। सो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो 100 पार्टनर्स मतलब 100 पार्टनर्स के लिए परमिशन दे सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ 50 व्यक्तियों को ही मेंबर बनाने के लिए सहमति दी है। तो हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50 और लेस। फाइन, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो 100 पार्टनर्स तक का परमिशन दे सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 50 को ही हमें स्वीकार किया गया है। नाउ एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल फीचर इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, आइदर रिटन और ओरल। एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध। पार्टनर्स के बीच में एक मतलब समझदारी होनी चाहिए, एक समझौता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, सैलरी कैसे लेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग को ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। फाइन, और ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को पूरे तरीके से ट्रस्ट करते हैं तो ये ओरल एग्रीमेंट है, और प्रॉफिट को वो जैसा चाहे वैसा बांट सकते हैं, क्योंकि सारे लोग सहमत हैं, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार इसमें विरोध भी हो जाता है। तो उस बात से बचने के लिए
पार्टनर्स को चाहिए कि वो एक रिटर्न एग्रीमेंट करें कि वो प्रॉफिट वगैरह को, सैलरी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह से रिलेटेड जितनी भी बातें वो चाहते हैं उसे पेपर में लिखें और फिर सब उसे साइन करें और एक एक कॉपी सब पार्टनर्स आपस में रखें। तो इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हमें रोशनी मिलेगी और कोर्ट में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में भी इसे साक्ष्य के रूप में या इसे मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और इसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है यही पार्टनरशिप डीड है और ये ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। आज के ज़माने में रिटर्न होना ज़्यादा सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जहां ओरल पार्टनरशिप डीड भी होता है, स्पेशली जब सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही उस पार्टनरशिप फर्म में है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे हैं, तो किसी तरीके का कोई विरोध या कोई क्वेश्चन नहीं उठता है तो वो ऐसे में ओरल पार्टनरशिप डीड रख सकते हैं। परंतु अगर हम दोस्तों के साथ बना रहे हैं या कुछ अलग लोगों की तरह के साथ हम कर रहे हैं तो सबको कॉन्फिडेंस में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बाद में फाइनेंशियल व्हाट्स दैट डिस्प्यूट्स के कारण मन मुटाव होता है। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम रिटर्न एग्रीमेंट करा लें, तो इससे किसी भी तरीके के डिस्प्यूट वगैरह से बचा जा सकता है। देन थर्ड पॉइंट है बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस। एस्टैब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस का मतलब यह है कि एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिस भी कंट्री में ये किया जा रहा है उसका जो भी कानून है उसके विरोध में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए और बिजनेस का मतलब है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा कोई कार्य। फाइन, प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, लाभ कमाना ही उद्देश्य होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। द एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। सो एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है ये रिलेटेड किससे है, किससे रिलेटेड होना चाहिए एग्रीमेंट? प्रॉफिट से ही रिलेटेड होता है और कैसे हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे इसी के बारे में आपसी चर्चा करके, आपस में बातचीत करके वो एग्रीमेंट्स बनाते हैं कि प्रॉफिट को हम किस तरीके से बांटेंगे। मतलब क्योंकि पार्टनर्स हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, उनको सैलरी भी चाहिए हो सकता है, उनको कमीशन भी चाहिए हो सकता है। तो इस बारे में पहले से ही बात किया जाए और उसे जॉट डाउन करिए, एक पेपर में लिखिए और स्टैम्प पेपर में भी लिख सकते हैं और उसको सारे पार्टनर्स साइन करें और फिर एक वैलिड पेपर के रूप में हम उसे रख सकते हैं। सो प्रॉफिट शेयरिंग ही है ये। और बाद में जो प्रॉफिट बचता है, मतलब सैलरी कमीशन वगैरह देने के बाद में जो शेष प्रॉफिट बच जाता है उसे भी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कि या कोई दूसरा अनुपात होना है, इसके बारे में भी वो आपस में बात करके लिख सकते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट होना चाहिए। देन लास्ट है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह है कि अब 50 मेंबर्स हो सकते हैं एक फर्म में, तो जरूरी नहीं है कि 50 व्यक्ति उस फर्म के बिजनेस को संभालने के लिए आ जाएं। अगर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, सबका अधिकार है ये कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परंतु अगर एक व्यक्ति भी इस काम को करता है और बाकी के 49 व्यक्ति जो है वो अपने दूसरे कामों में हैं तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। या कुछ लोग कार्य करते हैं फर्म के मैनेजमेंट या बिजनेस को संवारने के लिए और बाकी लोग अगर नहीं करते हैं तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वही है जो आपने डिसाइड किया हुआ है। सो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो फर्म के लिए काम कर रहे हैं, मतलब बाहरी लोगों के साथ बिजनेस एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं, तो ये जो सिग्नेचर है ये सारे के सारे पार्टनर्स पर बाइंडिंग होगा। मतलब वो पार्टनर्स जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होंगे, अगर वो सही होता है तो भी और अगर वो गलत होता है तो भी। यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप में बी कैरीड on by all the partners and by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agent of another partner as well as the principals. So partner जो है वो एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं एक दूसरे के। मतलब एक पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल है दूसरे पार्टनर्स के लिए और ये ही पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट है।
तो ये एजेंट की हैसियत भी रखते हैं और प्रिंसिपल की हैसियत भी रखते हैं एक दूसरे के प्रति। एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट्स द पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट। तो अगर एक पार्टनर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करता है या कोई बिजनेस डील में एंटर करता है तो एज एन इंडिविजुअल वो एंटर नहीं कर रहा है, बल्कि एज अ फर्म वो एंटर कर रहा है। तो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं, सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं, वो इस पार्टनर के एक्ट में या इस पार्टनर के सिग्नेचर में वो भी शामिल हो जाते हैं। और एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। और अगर कोई दूसरा पार्टनर किसी तरीके के बिजनेस एक्टिविटी में शामिल होता है या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाहरी पार्टियों से करता है, तो हालांकि ये पार्टनर तो वहाँ नहीं गया और उसने अपना साइन वगैरह भी नहीं किया, परंतु दूसरे पार्टनर ने अनुबंध साइन किया है, तो एज अ रिजल्ट ये पार्टनर भी उसमें शामिल है या माना जाएगा। तो सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप रखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस राइट्स ऑफ पार्टनर्स। क्या अधिकार है पार्टनर्स को अपने बिजनेस में, कितना अधिकार रखते हैं वो, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। किसी भी पार्टनर को मना नहीं किया जा सकता कि वो मैनेजमेंट में शामिल ना हो। मैनेजमेंट की हर बारीकी को और हर कार्य को हर पार्टनर जो है वो देख समझ सकता है, सुन सकता है, शामिल हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। और हर पार्टनर का यह अधिकार है कि कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले उससे बात किया जाए या उसको भी इसके बारे में जानकारी दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ पार्टनर्स जो हैं वो गुप्त रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं और कुछ पार्टनर्स को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो पार्टनर का ये अधिकार है कि हर तरीके के डिसीजन में उनसे बात किया जाए या उनको जानकारी दी जाए। थर्ड पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। अब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्म का तैयार होगा उसको हर पार्टनर देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसकी कॉपी भी रख सकता है। फोर्थ पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एग्रीड, द प्रॉफिट एंड लॉस shared equally as is provided in Partnership Act 1932. Now, हर पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करना जरूरी है और जो रेशियो आपने एग्री किया है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है, उसी रेशियो के हिसाब से आपके प्रॉफिट का बंटवारा होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी स्पेशल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सजेस्टेड नहीं है, तो ऐसी दशा में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सारे पार्टनर्स को बराबर प्रॉफिट दिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था या कितना टाइम कंट्रीब्यूट किया था या जो भी है। आप एक पार्टनर है, मतलब आपका इक्वल स्टेटस है। पार्टनर्स का स्टेटस उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से नहीं किया जा सकता। हर पार्टनर जो है वो इक्वल स्टेटस रखता है। और अगर कोई पार्टनरशिप रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि सारे पार्टनर्स को बराबर ही प्रॉफिट बांटा जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed, interest is paid at the rate provided through the Partnership Act 1932, which is 6% per annum. अब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि फर्म को फाइनेंस की ज़रूरत हो और वो बैंक से फाइनेंस अरेंज ना करके पार्टनर्स ही आपस में अपनी बचत जो कुछ भी है वो फर्म को लोन के रूप में दे सकते हैं। फाइन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म को बता सकता है और अगर फर्म उसको एग्री करता है तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पार्टनर को दिया जाएगा जिसने फर्म को लोन दिया है। फाइन, सो फर्म जो है वो पार्टनर से लोन रिसीव कर सकती है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अगर फर्म को और पार्टनर को मंजूर हो तो। लेकिन अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सजेस्टेड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया है। सो कोई भी लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है
उस पर 6% पर इंटरेस्ट लोन देने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने सजेस्ट किया है। लेकिन ये 6% हो जरूरी नहीं है, ये 6% से ज़्यादा या कम भी हो सकता है, जैसा कि फर्म और पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है। 6th पॉइंट है, अ पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। सो अब बिजनेस या व्यापार की भलाई के लिए कोई भी पार्टनर डिसीजन ले सकता है, ये उसका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टनर को मना करें कि आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसा कहना नहीं है। हर पार्टनर जो है वो बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकता है। अब 7th राइट है, अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जरूरी नहीं है कि हर फर्म में 50 के 50 पार्टनर्स हो, कभी 2 भी हो सकते हैं, 4, 8, 18 कुछ भी हो सकते हैं, और गुंजाइश होती है कि नए पार्टनर्स को भी एडमिशन दिया जाए। तो हर विद्यमान पार्टनर का ये अधिकार है कि वो नए पार्टनर को चाहे तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है। वो कह सकता है कि नए पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है, या नया पार्टनर हमें नहीं चाहिए, या ये वाला व्यक्ति हमें पार्टनर के रूप में स्वीकार नहीं है, ऐसा वो कह सकता है। और नया पार्टनर फर्म में तभी आ सकता है जब सारे के सारे पार्टनर्स उसके लिए सहमत हो, मतलब एग्री करें। अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री होता है नए पार्टनर के आने के लिए, तो वो नया पार्टनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, उसे कभी पार्टनर का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक भी पार्टनर ने अगर मना किया है तो ये पॉसिबल नहीं है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट्स ऑफ अ पार्टनर है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब जैसे कि पार्टनर्स फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से वो फर्म छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन किसी दिन किसी पार्टनर ने कह दिया कि मैं फर्म छोड़ करके जा रहा हूँ। इसका भी एक तरीका है, और इसके लिए आपको नोटिस देना पड़ता है। आप नोटिस लिखिए और सारे पार्टनर्स को इस नोटिस को सर्कुलेट कीजिए। सारे पार्टनर्स को पता होना चाहिए कि आप रिटायर होना चाहते हैं, और उस पर जो कुछ भी बात होनी है वो हो जाएगी। अब किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पार्टनरशिप में बने रहिए। आप कभी भी किसी भी तरीके से मतलब किसी भी कारण से, व्यक्तिगत हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे कोई भी सामाजिक कारण हो, जो भी कारण हो, आप फर्म को छोड़ सकते हैं। बस इतना है कि आपको पूर्व जानकारी देना है, आपको पहले से ही नोटिस देना है। हो सकता है ये 14 डेज़ का नोटिस हो, और कोई आपका विरोध भी क्यों करेगा। अगर किसी को कुछ मान मनव्वल करना है तो वो किया जा सकता है। मतलब फर्म को भी एक थोड़ा समय मिल जाएगा कि हम जाने वाले पार्टनर के बाद हम बिजनेस को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। सो कोई कंपल्शन नहीं है, हर पार्टनर जो है वो समय आने पर फर्म को छोड़ भी सकता है। बस इतना है कि उसे नोटिस देना है पहले से ही कि मैं फलाना तारीख को या 14 दिन बाद इस तारीख को मेरा लास्ट वर्किंग रहेगा एज अ पार्टनर, उसके बाद मैं फर्म का हिस्सा नहीं हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी पॉइंट मैंने ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। यह पहला वीडियो है, 2024 की बुक का पहला वीडियो है, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसी चैनल पर HD ओरायन पर TS गेरवाल की तीनों बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हर एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ। सो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, ऑफ योर हाउस, you can easily study, and I wish that it will help you a lot in your studies, and it will clear all your concepts related to the topics, and you will score good marks in your board exam. और इसी पढ़ाई में आप CUET के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने डिटेल में और इतनी सरलता से पढ़ेंगे, इतने आराम से पढ़ेंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई ट्यूशन भी अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ गुड, इट इज़ वंडरफुल। तो आप CUET के लिए भी अच्छी तैयारी कर लेंगे, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छी तैयारी कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी अकाउंट्स में आपका बढ़ जाएगा। सो आई विश दैट यू विल स्टिक टू द चैनल, you will
लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यू विल शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। वो सारे फ्रेंड्स को बताइए कि वो इस चैनल से पढ़ें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। I wish you all the best and we look forward for all the videos ahead for this session 2024-25. Thank you so much for watching this video.